हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 19। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। ज्ञानशंकर को अपील सफल होने का पूरा विश्वास था। उन्हें मालूम था कि किसानों में धनाभाव के कारण अब बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा काश्तकारों की ओर से भी मुकदमे की पैरवी उत्तम रीति से की जा रही है, तो उन्हें अपनी सफलता में कुछ-कुछ संदेह होने लगा। उन्हें विस्मय होता था कि इनके पास रुपए कहाँ से आ गए। गौस खां तो कहता था कि बीमारी ने सभी को मटिया-मेट कर दिया है, कोई अपील की पैरवी करने भी ना जाएगा, एक तरफा डिग्री होगी। यह काया-पलट कैसे हुई? अवश्य इनको कहीं न कहीं से मदद मिली है, कोई महाजन खड़ा हो गया है। शहर में तो कोई ऐसा नहीं दिख पड़ता, लखनपुर के ही आसपास का होगा। खैर, कभी तो रहस्य खुलेगा, तब बच्चों से समझूंगा। फैसले के दिन वह स्वयं कचहरी गए, अपील खारिज हो गई। सबसे पहले गौस खां सामने आए, उनसे डपट कर बोले, क्यों जनाब, आप तो फरमाते थे इन सबों के पास कौड़ी कफन को नहीं है, यह वकील क्या यूं ही आ गया? गौस खां ने भी गर्म होकर कहा, मैंने हुजूर से बिल्कुल सही अर्ज किया था, लेकिन मैं क्या जानता था कि मालिकों में ही इतनी निफाक है। मुझे पता लगा है कि हुजूर के बड़े भाई साहब ने 1 हफ्ता हुआ कादिर को अपील की पैरवी के लिए 1000 रुपए दिए हैं। ज्ञान शंकर स्तंभित हो गए, एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल झूठ। गौस खां ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे चपरासियों ने कादिर खां को अपनी जबान से यह कहते सुना है। उससे पूछा जाए तो वह आपसे भी साफ साफ कह देगा, या फिर आप अपने भाई से खुद ही पूछ सकते हैं। ज्ञानशंकर निरुत्तर हो गया। उसी समय पैरगाड़ी संभाली, झल्लाते हुए घर आए और श्रद्धा से तीव्र स्वर में बोले, भाभी, तुमने देखी भैया की करामात? आज पता चला कि आपने लखनपुर वालों को अपील की पैरवी करने के लिए 1000 दिए हैं। इसका फल यह हुआ कि मेरी अपील खारिज हो गई। महीनों की दौड़ धूप और हजारों रुपयों पर पानी फिर गया। 1000 सालाना का नुकसान हुआ और रौब दाब बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। मुझे उनसे ऐसी कूटनीति की आशंका न थी। अब तुम ही बताओ, उन्हें दोस्त समझूं या दुश्मन? श्रद्धा ने संशयात्मक भाव से कहा, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा, भला उनके पास इतने रुपए कहाँ होंगे? ज्ञानशंकर बोला, नहीं, मुझे पक्की खबर मिली है। जिन लोगों ने रुपए पाए हैं वे खुद अपनी जबान से कहते हैं। श्रद्धा बोली, तुमसे तो उन्होंने वादा किया था कि लखनपुर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं वहां कभी ना जाऊंगा। ज्ञानशंकर बोला, हाँ, कहा तो था, और मैंने उन पर विश्वास भी कर लिया था, लेकिन आज विदित हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारे संसार के मित्र होते हैं पर अपने घर के शत्रु। जरूर इसमें चचा साहब का भी हाथ है। श्रद्धा बोली, पहले उनसे पूछ तो लो, मुझे विश्वास नहीं आता कि उनके पास इतने रुपए होंगे। ज्ञानशंकर ने कहा, उनकी कपट नीति ने मेरे सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। जब उनको मुझसे इतना वैमनस्य है तो मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें अपना भाई कैसे समझूं। बिरादरी वालों ने उनका जो तिरस्कार किया वह असंगत नहीं था। विदेश निवास आत्मीयता का नाश कर देता है। श्रद्धा बोली, तुम्हें भ्रम हुआ है। ज्ञानशंकर ने कहा, फिर वही बच्चों की सी बातें करती हो। तुम क्या जानती हो कि उनके पास रुपए थे या नहीं? श्रद्धा बोली, तो जरा वहां तक चले ही क्यों नहीं जाते? ज्ञानशंकर बोला, अब नहीं जा सकता, मुझे उनकी सूरत से घृणा हो गई। उन्होंने असामियों का पक्ष लिया है तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जमींदार के 52 हाथ होते हैं, लखनपुर वालों को ऐसा कुचलूंगा कि उनकी हड्डियों का पता ना लगेगा। भैया के मन की बात मैं जानता हूँ, तुम सरल स्वभाव हो, उनकी तह तक नहीं पहुँच सकती। उनका उद्देश्य इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि मुझे तंग करें। असामियों को उभार कर मुसल्लम गांव हथिया लें और हम तुम कहीं के ना रहें। अब उन्हें खूब पहचान गया, रंगे हुए सियार हैं, मन में कुछ और मुंह में कुछ। और फिर जिसने अपना धर्म खो दिया वह जो कुछ ना करे वह थोड़ा है। इनसे तो बेचारा ज्वाला सिंह फिर भी अच्छा है, उसने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया।
मेरा अहित न करना चाहता था। एक प्रकार से मैंने उसके साथ बड़ा अन्याय किया, उसे देश भर में बदनाम कर दिया। उन बातों को याद करने से ही दुख होता है। श्रद्धा बोली, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। शीलमणि की मेहरी आज आई थी, कहती थी 3-4 दिन में चले जाएंगे, दर्जा भी घटा दिया गया है। ज्ञान शंकर ने चौंक कर कहा, सच? श्रद्धा बोली, शीलमणि कल आने वाली है। विद्या बड़े संकोच में पड़ी हुई है। ज्ञान शंकर बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई, इसका शोक जीवन पर्यंत रहेगा। मुझे तो अब इसका विश्वास हो जाता है कि भैया ने उनके कान भी भर दिए थे। जिस दिन वह मौका देखने गए थे, उसी दिन भैया भी लखनपुर पहुंचे। बस इधर तो ज्वाला सिंह को पट्टी पढ़ाई, उधर गांव वालों को पक्का पोढ़ा कर दिया। मैं कभी कल्पना भी ना कर सकता था कि वह इतनी दूर की कौड़ी लाएंगे, नहीं तो मैं पहले से ही चौकन्ना रहता। श्रद्धा ने ज्ञान शंकर को अनादर की दृष्टि से देखा और वहां से उठकर चली गई। दूसरे दिन शीलमणि आई और दिन भर वहां रही। चलते समय विद्या और श्रद्धा से गले मिलकर खूब रोई। ज्वाला सिंह 5 दिन और रहे। ज्ञान शंकर रोज उनसे मिलने का विचार करते, लेकिन समय आने पर कातर हो जाते थे। भय होता कहीं उन्होंने उन आक्षेपपूर्ण लेखों की चर्चा छेड़ दी तो क्या जवाब दूंगा। धांधली तो कर सकता हूँ, साफ मुकर जाऊं कि मैंने कोई लेख नहीं लिखा, मेरे नाम से तो कोई लेख छपा नहीं। किंतु शंका होती थी कि कहीं इस प्रपंच से ज्वाला सिंह की आंखों में और न गिर जाऊं। 5वें दिन ज्वाला सिंह यहाँ से टले। स्टेशन पर मित्रजनों की अच्छी संख्या थी। प्रेमशंकर भी मौजूद थे। ज्वाला सिंह मित्रों के साथ मिल मिलकर विदा होते थे। गाड़ी के छूटने में 1-2 मिनट बाकी ही थे कि इतने में ज्ञान शंकर लपके हुए प्लेटफॉर्म पर आए और पीछे की श्रेणी में खड़े हो गए। आगे बढ़कर मिलने की हिम्मत ना पड़ी। ज्वाला सिंह ने उन्हें देखा और गाड़ी से उतरकर उनके पास आए और गले से लिपट गए। ज्ञान शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्वाला सिंह रोते थे कि चिरकाल की मैत्री का ऐसा शोकमय अंत हुआ। ज्ञान शंकर रोते थे कि हाय, मेरे हाथों ऐसे सच्चे, निश्छल, निस्पृह मित्र का अमंगल हुआ। गार्ड ने झंडी दिखाई तो ज्ञान शंकर ने कंपित स्वर में कहा, भाई मैं अत्यंत लज्जित हूँ। ज्वाला सिंह बोले, उन बातों को भूल जाइए। ज्ञान शंकर ने कहा, ईश्वर ने चाहा तो इसका प्रतिकार कर दूंगा। ज्वाला सिंह बोला, कभी कभी पत्र लिखते रहिएगा, भूल ना जाइएगा। लोगों को दोनों मित्रों के इस सद्व्यवहार पर कुतूहल हुआ। उनके विचार में उस घाव का भरना दुस्तर था। सबसे ज्यादा आश्चर्य प्रेम शंकर को हुआ, जो ज्ञान शंकर को उससे कहीं असज्जन समझते थे जितने वह वास्तव में थे। अपील खारिज होने के बाद ज्ञान शंकर ने गोरखपुर की तैयारी की। सोचा, इस तरह तो लखनपुर से आजीवन गला न छूटेगा, एक ना एक उपद्रव मचा ही रहेगा। कहीं गोरखपुर में रंग जम गया तो 2-3 वर्षों में ऐसे कई लखनपुर हाथ आ जाएंगे। विद्या भी स्थिति का विचार करके सहमत हो गई। उसने सोचा, अगर दोनों भाइयों में यों ही मनमुटाव रहा तो अवश्य ही बंटवारा हो जाएगा और तब 1000 सालाना आमदनी में निर्वाह न हो सकेगा। इनसे और काम तो हो सकेगा नहीं। बला से जो काम मिलता है वही सही। अतएव जन्माष्टमी के उत्सव के बाद गोरखपुर जा पहुँचे। प्रेम शंकर से मुलाकात न की। प्रभात का समय था। गायत्री पूजा पर थी कि दरबान ने ज्ञान शंकर के आने की सूचना दी। गायत्री ने तत्क्षण तो उन्हें अंदर न बुलाया। हाँ, जो पूजा 9 बजे समाप्त होती थी, वह 7 ही बजे समाप्त कर दी। तब अपने कमरे में आकर उसने एक सुंदर साड़ी पहनी, बिखरे हुए केश संवारे और गौरव के साथ मसनद पर जा बैठी। लौंडी को इशारा किया कि ज्ञान शंकर को बुला लाए। वह अब रानी थी। यह उपाधि उसे हाल में ही प्राप्त हुई थी। वह ज्ञान शंकर से यथोचित आरोह से मिलना चाहती थी। ज्ञान शंकर बुलाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें यहाँ का ठाट बाट देखकर विस्मय हो रहा था। द्वार पर 2 दरबान वर्दी पहने टहल रहे थे।
सामने की अंगनाई में एक घंटा लटका हुआ था। एक ओर अस्तबल में कई बड़ी रास के घोड़े बंधे हुए थे। दूसरी ओर एक टीन के झोंपड़े में दो हवा गाड़ियां थी। दालान में पिंजरे लटकते थे, किसी में मैना थी, किसी में पहाड़ी श्यामा, किसी में सफेद तोता। विलायती खरहे अलग कटघरे में पले हुए थे। भवन के सम्मुख ही एक बंगला था, जो फर्श और मेज कुर्सियों से सजा हुआ था। यही दफ्तर था। यद्यपि अभी बहुत सवेरा था, पर कर्मचारी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह दीवान खाना था। उसकी सजावट बड़े सलीके के साथ की गई थी। ऐसी बहुमूल्य कालीनें और ऐसे बड़े बड़े आईने उसकी निगाह से न गुजरे थे। कई दालानों और आंगनों से गुजरने के बाद जब वह गायत्री की बैठक में पहुंचे, तब उन्हें अपने सम्मुख विलासमय सौंदर्य की एक अनुपम मूर्ति नजर आई, जिसके एक एक अंग से गर्व और गौरव आभासित हो रहा था। यह वह पहले की सी प्रसन्न मुख, सरल प्रकृति, विनयपूर्ण गायत्री न थी। ज्ञान शंकर ने सिर झुकाए सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गए। लज्जा ने सिर न उठाने दिया। गायत्री ने कहा, आइए महाशय, आइए। क्या विद्या छोड़ती ही ना थी? और तो सब कुशल है ना? ज्ञानशंकर बोला, जी हाँ, सब लोग अच्छी तरह हैं। माया तो चलते समय बहुत जिद कर रहा था कि मैं भी मौसी के घर चलूँगा, लेकिन अभी बुखार से उठे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, इसी कारण साथ न लाया। आपको नित्य याद करता है। गायत्री बोली, मुझे भी उसकी प्यारी प्यारी भोली सूरत याद आती है। कई बार इच्छा हुई कि चलूं, सबसे मिलाऊं, पर रियासत के झमेले से फुर्सत ही नहीं मिलती। यह बोझ आप संभालें तो मुझे ज़रा सांस लेने का अवकाश मिले। आपके लेख का तो बड़ा आदर हुआ। फिर मुस्कुरा कर बोली, खुशामद करना कोई आपसे सीख ले। ज्ञानशंकर बोला, जो कुछ था वह मेरी श्रद्धा का अल्पांश था। गायत्री ने गुणज्ञता के भाव से मुस्कुराकर कहा, जब थोड़ा सा पाप बदनाम करने को पर्याप्त हो तो अधिक क्यों किया जाए। कार्तिक में हिज एक्सेलेंसी यहाँ आने वाले हैं। उस अवसर पर मेरे उपाधि प्रदान का जलसा करना निश्चय किया है। अभी तक केवल गजट में सूचना छपी है। अब दरबार में मैं यथोचित सम्मान और समारोह के साथ उपाधि से विभूषित की जाऊंगी। ज्ञानशंकर बोला, तब तो अभी से दरबार की तैयारी होनी चाहिए। गायत्री बोली, आप बहुत अच्छे अवसर पर आए। मंडप में अभी से हाथ लगा देना चाहिए। मेहमानों का ऐसा सत्कार किया जाए कि चारों ओर धूम मच जाए। रुपए की जरा भी चिंता मत कीजिए। आप ही इस अभिनय के सूत्रधार हैं। आपके ही हाथों इसका सूत्रपात होना चाहिए। एक दिन मैंने जिलाधीश से आपका जिक्र किया था। पूछने लगे, उनके राजनीतिक विचार कैसे हैं? मैंने कहा, बहुत ही विचारशील, शांत प्रकृति के मनुष्य हैं। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और कहा, वह आ जाएं तो एक बार जलसे के संबंध में मुझसे मिल लें। इसके बाद गायत्री ने इलाके की सुव्यवस्था और अपने संकल्पों की चर्चा शुरू की। ज्ञानशंकर को उसके अनुभव और योग्यता पर आश्चर्य हो रहा था। उन्हें भय होता कि कदाचित मैं इन कार्यों को उत्तम रीति से संपादन न कर सकूं। उन्हें देहाती बैंकों का बिल्कुल ज्ञान न था, निर्माण कार्य से परिचित न थे, कृषि के नए आविष्कारों से कोरे थे, किंतु इस समय अपनी अयोग्यता प्रकट करना नितांत अनुचित था। वह गायत्री की बातों पर ऐसी मर्मज्ञता से सिर हिलाते थे और बीच-बीच में टिप्पणियां करते थे, मानो इन विषयों में पारंगत हों। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य पर भरोसा था। इसके बल पर वह कोई काम हाथ में लेते हुए ना हिचकते थे। ज्ञानशंकर को 2-4 दिन भी शांति से बैठकर काम को समझने का अवसर ना मिला। दूसरे ही दिन से दरबार की तैयारियों में दत्तचित्त होना पड़ा। प्रातःकाल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत ना मिलती। बार-बार अधिकारियों से राय लेनी पड़ती। सजावट की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए बार-बार रईसों की सेवा में दौड़ना पड़ता। ऐसा जान पड़ता था कि यह कोई सरकारी दरबार है, लेकिन कर्तव्यशील, उत्साही पुरुष थे। काम से घबराते न थे, प्रत्येक काम को पूरी जिम्मेदारी से करते थे।
वह संकोच और अविश्वास जो पहले किसी मामले में अग्रसर न होने देता था, अब दूर होता जाता था। उनकी अध्यवसायशीलता पर लोग चकित हो जाते थे। 2 महीने के अविश्रांत उद्योग के बाद दरबार का इंतज़ाम पूरा हो गया। जिलाधीश ने स्वयं आकर देखा और ज्ञान शंकर की तत्परता और कार्यदक्षता की खूब प्रशंसा की। गायत्री से मिले तो ऐसे सुयोग्य मैनेजर की नियुक्ति पर उसे बधाई दी। अभिनंदन पत्र की रचना का भार भी ज्ञान शंकर पर ही था। साहब बहादुर ने उसे पढ़ा तो लोट-पोट हो गए और नगर के मान्य जनों से कहा, मैंने किसी हिंदुस्तानी की कलम में यह चमत्कार नहीं देखा। अक्टूबर मास की 15 तारीख दरबार के लिए नियत थी। लोग सारी रात जागते रहे। प्रातःकाल से सलामी की तोपें दगने लगीं। अगर उस दिन की कार्यवाही का संक्षिप्त वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बन जाए। ऐसे अवसरों पर उपन्यासकार अपनी कल्पना को समाचार पत्रों के संवाददाताओं के सुपुर्द कर देता है। लेडियों के भूषणालंकारों की बहार, रईसों की सज-धज की छटा देखनी हो, दावत की चटपटी स्वाद युक्त सामग्रियों का मजा चखना हो और शिकार के तड़प-झड़प का आनंद उठाना हो तो अखबारों का पन्ना उलटिए। वहाँ आपको सारा विवरण अत्यंत सजीव, चित्रमय शब्दों में मिलेगा। प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट शिकार खेलने अफ्रीका गए थे तो संवाददाताओं की एक मंडली उनके साथ गई थी। सम्राट जॉर्ज पंचम जब भारतवर्ष आए थे तब संवाददाताओं की पूरी सेना उनके जुलूस में थी। यह दरबार इतना महत्वपूर्ण न था, इस पर भी पत्रों में महीनों तक इसकी चर्चा होती रही। हम इतना ही कह देना काफ़ी समझते हैं कि दरबार विधिपूर्वक समाप्त हुआ, कोई त्रुटि न रही, प्रत्येक कार्य निर्दिष्ट समय पर हुआ, किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाई। इस विलक्षण सफलता का सेहरा ज्ञान शंकर के सिर था। ऐसा मालूम होता था कि सभी कठपुतलियाँ उन्हीं के इशारे पर नाच रही हैं। गवर्नर महोदय ने विदाई के समय उन्हें धन्यवाद दिया। चारों तरफ वाह-वाह हो गई। संध्या समय था, दरबार समाप्त हो चुका था। ज्ञान शंकर नगर के मान्य जनों के साथ गवर्नर को स्टेशन तक विदा करके लौटे थे और एक कोच पर आराम से लेटे सिगार पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था, जरा भी दम लेने का अवकाश न मिला था। वह कुछ अलसाए हुए थे, पर इसके साथ ही हृदय पर वह उल्लास छाया हुआ था जो किसी आशातीत सफलता के बाद प्राप्त होता है। वह इस समय जब अपने कृत्यों का सिंहावलोकन करते थे तो उन्हें अपनी योग्यता पर स्वयं आश्चर्य होता था। अभी 2 ढाई मास पहले मैं क्या था? एक मामूली आदमी, केवल 2000 सालाना का जमींदार। शहर में कोई मेरी बात भी ना पूछता था। छोटे-छोटे अधिकारियों से भी दबता था और उनकी खुशामद करता था। अब यहाँ के अधिकारी वर्ग मुझसे मिलने की अभिलाषा रखते हैं। शहर के मान्यगण अपना नेता समझते हैं। बनारस में तो सारी उम्र बीत जाती तब भी यह सम्मान पद न प्राप्त होता। आज गायत्री का मिजाज भी आसमान पर होगा। मुझे जरा भी आशा न थी कि वह इस तरह बेधड़क मंच पर चली आएगी। वह मंच पर आई तो सारा दरबार जगमगाने लगा था। उसके कुंदन वर्ण पर अगरई साड़ी कैसी छटा दिखा रही थी। उसके सौंदर्य की आशा ने रत्नों की चमक-दमक को भी मात कर दिया था। विद्या इससे कहीं रूपवती है, लेकिन उसमें यह आकर्षण कहाँ, यह उत्तेजक शक्ति कहाँ, यह सगर्विता कहाँ, यह रसिकता कहाँ। इसके सम्मुख आकर आँखों पर, चित्त पर, ज़बान पर काबू रखना कठिन हो जाता है। मैंने चाहा था कि इसे अपनी ओर खींचूं, इससे मान करूं, किंतु कोई शक्ति मुझे बलात् उसकी ओर खींचे लिए जाती है। अब मैं रुक नहीं सकता। कदाचित वह मुझे अपने समीप आते देखकर पीछे हटती है। मुझसे स्वामिनी और सेवक के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं रखना चाहती। वह मेरी योग्यता का आदर करती है और मुझे अपनी सम्मान तृष्णा का साधन मात्र बनाना चाहती है। उसके हृदय में अब अगर कोई अभिलाषा है तो वह सम्मान प्रेम है। यही अब उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं इसी का आवाहन करके यहाँ पहुँचा हूँ और इसी की बदौलत एक दिन मैं उसके हृदय में
प्रेम का बीज अंकुरित कर सकूंगा। ज्ञान शंकर इन्हीं विचारों में मग्न थे कि गायत्री ने अंदर बुलाया और मुस्कुराकर कहा, आज के सारे आयोजन का श्रेय आपको है। मैं हृदय से आपकी अनुग्रहित हूँ। साहब बहादुर ने चलते समय आपकी बड़ी प्रशंसा की। आपने मजदूरों की मजदूरी तो दिला दी है ना? मैं इस आयोजन में बेगार लेकर किसी को दुखी नहीं करना चाहती। ज्ञान शंकर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने मुख्तार से कह दिया था। गायत्री बोली, मेरी ओर से प्रत्येक मजदूर को 1-1 रुपया इनाम दिला दीजिएगा। ज्ञान शंकर बोला, 500 मजदूरों से कम ना होंगे। गायत्री बोली, कोई हर्ज नहीं। ऐसे अवसर रोज नहीं आया करते। जिस ओवरसियर ने पंडाल बनवाया है उसे 100 रुपये इनाम दे दीजिए। ज्ञान शंकर बोला, वह शायद स्वीकार ना करे। गायत्री बोली, यह रिश्वत नहीं इनाम है, स्वीकार क्यों ना करेगा? फर्राशों आतिशबाजों को भी कुछ मिलना चाहिए। ज्ञान शंकर बोला, तो फिर हलवाई और बावर्ची, खानसामे और खिदमतगार क्यों छोड़े जाएं? गायत्री बोली, नहीं, कदापि नहीं। उन्हें 20-20 रुपए से कम न मिले। ज्ञान शंकर हंसकर बोला, मेरी सारी मितव्ययिता निष्फल हो गई। गायत्री बोली, वाह, उसी की बदौलत तो मुझे हौसला हुआ है। मजदूर को मजदूरी कितनी ही दीजिए, खुश नहीं होगा, लेकिन इनाम पाकर खुशी से फूल उठता है। अपने नौकरों को भी यथा योग्य कुछ न कुछ दिलवा दीजिए। ज्ञान शंकर बोला, जी हाँ, जब बाहर वाले लूट मचाएं तो घर वाले क्यों गीत गाएं? गायत्री बोली, नहीं, घर वालों को पहला हक है, जो 8 पहर के गुलाम हैं। सब आदमियों को यहीं बुलाइए, मैं अपने हाथ से उन्हें इनाम दूंगी। इसमें उन्हें विशेष आनंद मिलेगा। ज्ञान शंकर बोला, घंटों की झंझट है, 12 बज जाएंगे। गायत्री ने कहा, ये झंझट नहीं है, ये तो मेरी हार्दिक लालसा है। अब मुझे कई बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं। यह मेरे जड़ाऊ कंगन है, यह विद्या की भेंट है। कल इसका पार्सल भेज दीजिए और 500 रुपये नकद। ज्ञान शंकर सिर झुकाकर बोला, इसकी क्या जरूरत है? कौन सा मौका है? गायत्री बोली, और कौन सा मौका है? मेरे लड़के लड़कियां भी तो है नहीं कि उनके विवाह में दिल के अरमान निकालूंगी। यह कंगन उसे पसंद भी था, पिछले साल इटली से मंगवाया था। अब आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है, आप मुझसे छोटे हैं, आप भी अपना हक वसूल कीजिए और निर्दयता के साथ। ज्ञान शंकर ने शर्माते हुए कहा, मेरे लिए आपकी कृपा दृष्टि ही काफी है। इस अवसर पर मुझे जो कीर्ति प्राप्त हुई है वही मेरा इनाम है। गायत्री बोली, जी नहीं, मैं ना मानूंगी। इस समय संकोच छोड़िए और सूद खाने वालों की भांति कठोर बन जाइए। यह आपकी कलम है जिसने मुझे इस पद पर पहुंचाया है, नहीं तो जिले में मेरी जैसी कितनी ही स्त्रियां हैं, कोई उनकी बात भी नहीं पूछता। इस कलम की यथा योग्य पूजा किए बिना मुझे तस्कीन न होगी। ज्ञान शंकर बोला, इसकी जरूरत तो तब होती जब मुझे उससे कम आनंद प्राप्त होता जितना आपको हो रहा है। गायत्री बोली, मैं यह तर्क वितर्क एक भी ना सुनूंगी। आप स्वयं कुछ नहीं कहते, इसलिए आपकी ओर से मैं ही कह देती हूँ। आप अपने लिए बनारस में अपने घर से मिला हुआ एक सुंदर बंगला बनवा लीजिए। 4 कमरे हों और चारों तरफ बरामदे, बरामदों पर विलायती खपरैल हों और कमरों पर लदाव की छत, छत पर बरसात के लिए एक हवादार कमरा बना लीजिए। खुश हुए? ज्ञान शंकर ने कृतज्ञतापूर्ण भाव से देखकर कहा, खुश तो नहीं हूँ, अपने ऊपर ईर्ष्या होती है। गायत्री बोली, बस दीपमालिका से आरंभ कर दीजिए। अब बतलाइए, माया को क्या दूं? ज्ञान शंकर बोला, माया को अभी कुछ ना चाहिए, उसका इनाम अपने पास अमानत रहने दीजिए। गायत्री बोली, आप 9 नकद न 13 उधार वाली मिसाल भूल जाते हैं। ज्ञान शंकर बोला, अमानत पर तो कुछ ना कुछ ब्याज मिलता ही है। गायत्री बोली, अच्छी बात है, पर इस समय उसके लिए कलकत्ते के किसी कारखाने से एक छोटा सा टंडम मंगा दीजिए और मेरा टांगन जो टांगे में चलता है बनारस भेज दीजिए। छोटी लड़की के लिए हार बनवा दीजिए जो 500 रुपए से कम का ना हो। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो पैर धरती पर ना पड़ते थे। बंगले की अभिलाषा उन्हें चिरकाल से थी।
वह समझते थे कि यह मेरे जीवन का मधुर स्वप्न ही रहेगी, लेकिन सौभाग्य की एक दृष्टि ने यह चिर संचित अभिलाषा पूर्ण कर दी। आरंभ उत्साहवर्धक हुआ, देखें अंत क्या होता है। आय में वृद्धि और व्यय में कमी, यह ज्ञान शंकर के सुप्रबंध का फल था। यद्यपि गायत्री भी सदैव किफायत पर निगाह रखती थी, पर उनकी किफायत अशर्फियों की लूट और कोयलों पर मोहर को चरितार्थ करती थी। ज्ञान शंकर ने सारी व्यवस्था ही पलट दी। कारिंदों की बेपरवाही से इलाके में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पड़ती पड़े थे। हजारों बीघे की सीर होती थी, पर अनाज का कहीं पता न चलता था। सबका सब सिपाही प्यादों की खुराक में उठ जाता था। पटवारी की साजिश और कारिंदों की बेईमानी से कितनी ही उर्वरा भूमि ऊसर दिखाई जाती थी। सीर की सारी आमदनी राज्याधिकारियों के आदर सत्कार के लिए भेंट हो जाती थी। नौकर भी जरूरत से ज्यादा पड़े हुए थे। ज्ञान शंकर ने कागज पत्र देखा तो उन्हें बड़ा गोलमाल दिखाई दिया। बहुत दिनों से इजाफा लगान न हुआ था। खेतों की जमाबंदी भी किसी निश्चित नियम के अधीन न थी। हजारों रुपए प्रतिवर्ष बट्टा खाते चले जाते थे। बड़े बड़े टुकड़े मौरूसी हो गए थे। ज्ञान शंकर ने इन सभी मामलों की छानबीन शुरू की। सारे इलाके में हलचल मच गई। गायत्री के पास शिकायतें पहुंचने लगी, और यद्यपि गायत्री असामियों के साथ नरमी का बर्ताव करना पसंद करती थी, पर जब ज्ञान शंकर ने हिसाब का ब्यौरा समझाया तो उसकी आंखें खुल गई। 1000 से ज्यादा ऐसे आदमी थे जिन पर तत्काल बेदखली न दायर की जाती तो वे सदा के लिए जमींदार के काबू से बाहर हो जाते और 20,000 सालाना की क्षति होती। इजाफा लगान से आमदनी सवाई हुई जाती थी। जिस रियासत से 2 लाख सालाना भी ना निकला था, उससे बिना किसी अड़चन के 3 लाख की निकासी होती नजर आती थी। ऐसी दशा में गायत्री अपने सुयोग्य मैनेजर से क्यों न सहमत होती। 3 वर्ष तक सारी रियासत में हाहाकार मचा रहा। ज्ञान शंकर को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि मार डालने की धमकियां भी दी गई, पर वह अपने कर्म पथ से न हटे। यदि वह चाहते तो इन परिस्थितियों को अपरिमित धन संचय का साधन बना सकते थे, पर सम्मान और अधिकार ने अब उन्हें क्षुद्रताओं से निवृत्त कर दिया था। किंतु जो मंसूबे बांधकर ज्ञान शंकर यहाँ आए थे, वे अभी तक पूरे होते नजर न आते थे। गायत्री उनका लिहाज करती थी, प्रत्येक विषय में उन्हीं की सलाह पर चलती थी, लेकिन इसके साथ ही वह उनसे कुछ खिंची रहती थी। उन्हें प्रायः नित्य ही उससे मिलने का अवसर प्राप्त होता था। वह इलाके के दूरवर्ती स्थानों से भी मोटर पर लौट आया करते थे, लेकिन यह मुलाकात कार्य संबंधी होती थी। यहाँ प्रेम प्रदर्शन का मौका न मिलता। 2-4 लौंडियाँ खड़ी ही रहती, निराश होकर लौट आते थे। वह आग जो उन्होंने हाथ सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके हृदय को भी गर्म करने लगी थी। उनकी आंखें गायत्री के दर्शनों की भूखी रहती थी, उसका मधुर भाषण सुनने के लिए विकल। यदि किसी दिन मजबूर होकर उन्हें देहात में ठहरना पड़ता या किसी कारण गायत्री से भेंट न होती, तो वह उस अफीमची की भांति अस्थिर चित्त हो जाते थे जिसे समय पर अफीम न मिले। एक दिन गायत्री ने प्रातःकाल ज्ञान शंकर को अंदर बुलाया। आजकल मकान की सफाई और सफेदी हो रही थी। दीपमालिका का उत्सव निकट था। गायत्री बगीचे में बैठी हुई चिड़ियों को दाना चुगा रही थी। कोई लौंडी न थी। ज्ञान शंकर का हृदय चिड़ियों की भांति फुदकने लगा। आज पहली बार उन्हें ऐसा अवसर मिला। गायत्री ने उन्हें देखकर कहा, आज आपको बहुत जरूरी काम तो नहीं है? मैं आपसे एक खास मामले में कुछ राय लेना चाहती हूँ। ज्ञान शंकर बोला, कुछ हिसाब किताब देखना था, लेकिन कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है। गायत्री ने कहा, मेरे स्वामी ने अंतिम समय मुझे वसीयत की थी कि अपने बाद यह इलाका धर्मार्पण कर देना और इसकी निगरानी और प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट बना देना। मेरी अब इच्छा होती है कि उनकी वसीयत पूरी कर दूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब संदेशा आ पहुँचे। कहीं बिना लिखा पढ़ी किए मर गई तो रियासत का बांट बखेरा हो जाएगा।
और वसीयत पानी की रेखा की भांति मिट जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस समस्या को हल कर दें, इससे अच्छा अवसर फिर ना मिलेगा। ज्ञान शंकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी अभिलाषाओं के त्रिभुज का आधार ही लुप्त हुआ जाता था। बोले, वसीयत लेखबद्ध हो गई है क्या? गायत्री बोली, उनकी इच्छा मेरे लिए हजारों लेखों से अधिक मान्य है। यदि उन्हें मेरी फिक्र न होती तो अपने जीवन काल में ही रियासत को धर्मार्पण कर जाते। केवल मान रखने के लिए उन्होंने इस विचार को स्थगित कर दिया। जब उन्हें मेरा इतना लिहाज था तो मैं भी उनकी इच्छा को देववाणी समझती हूँ। ज्ञान शंकर समझ गए कि इस समय कूटनीति से काम लेने की आवश्यकता है, अनुमोदन से विरोध का काम लेना चाहिए। बोले, अवश्य, लेकिन पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस परमार्थ का स्वरूप क्या होगा। गायत्री बोली, आप इस संबंध में लखनऊ जाकर पिताजी से मिलिए, अपने बड़े भाई साहब से राय लीजिए। प्रेम शंकर की चर्चा सुनते ही ज्ञान शंकर के तेवरों पर बल पड़ गए। उनकी ओर से इनके हृदय में गांठ सी पड़ गई थी। बोले, राय साहब से सम्मति लेनी तो आवश्यक है, वह बुद्धिमान है, लेकिन भाई साहब को मैं कदापि इस योग्य नहीं समझता। जो मनुष्य इतना विचारहीन हो कि अपनी स्त्री को त्याग दे, मिथ्या सिद्धांत प्रेम के घमंड में बिरादरी का अपमान करे, उससे इस धार्मिक विषय में कुछ पूछना व्यर्थ है। उनकी बदौलत मेरी 1000 सालाना की हानि हो गई और 3 साल गुजर जाने पर भी गांव में शांति नहीं होने पाई, बल्कि उपद्रव बढ़ता ही चला जाता है। श्रद्धा इन्हीं अविचारों के कारण उनसे घृणा करती है। गायत्री बोली, मेरी समझ में तो यह श्रद्धा का अन्याय है। जिस पुरुष के साथ विवाह हो गया, उसके साथ निर्वाह करना प्रत्येक कर्मनिष्ठ नारी का धर्म है। ज्ञान शंकर बोला, चाहे फिर पुरुष नास्तिक और विधर्मी ही हो जाए। गायत्री बोली, हाँ, मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। विवाह स्त्री पुरुष के अस्तित्व को संयुक्त कर देता है, उनकी आत्माएं एक दूसरे में समाविष्ट हो जाती हैं। ज्ञान शंकर बोला, पुराने जमाने में लोगों के विचार ऐसे रहे हों, पर नया युग इसे नहीं मानता। वह स्त्री को संपूर्ण स्वाधीन ठहराता है। वह मनसा वाचा कर्मणा किसी के अधीन नहीं। परमात्मा से आत्मा का जो घनिष्ठ संबंध है, उसके सामने मानवकृत संबंध की कोई हस्ती नहीं हो सकती। पश्चिम के देशों में आए दिन धार्मिक मतभेद के कारण तलाक होते रहते हैं। गायत्री बोली, उन देशों की बात ना चलाइए। वहाँ के लोग विवाह को केवल सामाजिक बंधन समझते हैं। आपने ही एक बार कहा था कि वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विवाह संस्कार को मिथ्या समझते हैं। उनके विचार में स्त्री पुरुषों की अनुमति ही विवाह है, लेकिन भारतवर्ष में कभी इन विचारों का आदर नहीं हुआ। ज्ञान शंकर बोला, स्मृतियों में तो इसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है। गायत्री बोली, की गई है, मुझे मालूम है, लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं हुआ। और क्यों होता, जबकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहकर अपने मतानुसार परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। पुरुष वैष्णव है, स्त्री शैव है। पुरुष आर्य समाज में है, स्त्री अपने पुरातन सनातन धर्म को मानती है। वह ईश्वर को भी नहीं मानता। स्त्री ईंट और पत्थरों तक की पूजा अर्चना करती है, लेकिन इन भेदों के पीछे पति पत्नी में अलगाव नहीं हो जाता। ईश्वर वह कुदिन यहाँ न लाए जब लोगों में विचार स्वातंत्र्य का इतना प्रकोप हो जाए। ज्ञान शंकर बोला, इसका कारण यही है कि हम भीरु प्रकृति के हैं। यथार्थ का सामना न करके मिथ्या आदर्श प्रेम की आड़ में अपनी कमजोरी छिपाते हैं। गायत्री बोली, मैंने आपका आशय नहीं समझा। ज्ञान शंकर बोला, मेरा आशय केवल यही है कि लोक निंदा के भय से अपने प्रेम या अरुचि को छिपाना, अपनी धार्मिक स्वाधीनता को खाक में मिलाना है। मैं उस स्त्री को सराहनीय नहीं समझता जो एक दुराचारी पुरुष से केवल इसलिए भक्ति करती है कि वह उसका पति है। वह अपने उस जीवन को जो सार्थक हो सकता है नष्ट कर देती है। यही बात पुरुषों पर भी घटित हो सकती है। हम संसार में रोने और झींकने के लिए ही नहीं आए हैं, और न आत्मदमन हमारे जीवन का ध्येय है। गायत्री बोली, तो आपके कथन का निष्कर्ष यह है कि हम अपनी मनोवृत्तियों का अनुसरण करें, जिस ओर इच्छाएं ले जाएं, उसी ओर
आंखें बंद किए चले जाएं, उसके दमन की चेष्टा ना करें। आपने पहले भी एक बार यही विचार प्रकट किया था, तब से मैंने इस पर अच्छी तरह गौर किया है, लेकिन हृदय इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं करता। इच्छाओं को जीवन का आधार बनाना बालू की दीवार बनाना है। धर्म ग्रंथों में आत्मदमन और संयम की अखंड महिमा कही गई है, बल्कि इसी को मुक्ति का साधन बताया गया है। इच्छाओं और वासनाओं को ही मानव पतन का मुख्य कारण सिद्ध किया गया है और मेरे विचार में यह निर्विवाद है। ऐसी दशा में पश्चिम वालों का अनुसरण करना नादानी है। प्रथाओं की गुलामी इच्छाओं की गुलामी से श्रेष्ठ है। ज्ञान शंकर को इस कथन में बड़ा आनंद आ रहा था। इससे उन्हें गायत्री के हृदय के भेद और अभेद स्थलों का पता मिल रहा था, जो आगे चलकर उनकी अभीष्ट सिद्धि में सहायक हो सकता था। वह कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि एक लौंडी ने तार का लिफाफा लाकर उसके सामने रख दिया। ज्ञान शंकर ने चौंक कर लिफाफा खोला। लिखा था, जल्द आइए, लखनपुर वालों से फौजदारी होने का भय है। ज्ञान शंकर ने अन्य मनस्क भाव से लिफाफे को जमीन पर फेंक दिया। गायत्री ने पूछा, घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञान शंकर बोला, लखनपुर से आया है, वहाँ फौजदारी हो गई है। इस गांव ने मेरी नाक में दम कर दिया। सब ऐसे दुष्ट हैं कि किसी तरह काबू में नहीं आते। यह सब भाई साहब की करतूत है। गायत्री बोली, तब तो आपको जाना पड़ेगा, कहीं मामला तूल ना पकड़ गया हो। ज्ञान शंकर बोला, अब की हमेशा के लिए निपटारा कर दूंगा, या तो गांव से इस्तीफा दे दूंगा या सारे गांव को ही जला दूंगा। वे लोग भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। गायत्री बोली, लौटते हुए माया को जरूर लाइएगा, उसे देखने को बहुत जी चाहता है। विद्या को भी घसीट लाएं तो क्या कहना, मैं तो लिखते लिखते हैरान हो गई। ज्ञान शंकर बोला, यह वही प्रथा की गुलामी है जिसका आप बखान करती हैं। बहन के घर जाने का साधारणतः रिवाज नहीं है, वह इसे कैसे तोड़ सकती है? कदाचित इसी कारण आप भी वहां नहीं जा सकती। गायत्री लजाकर बोली, मैं इन बातों की परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ तो आप देखते हैं कि सिर उठाने की फुर्सत नहीं। ज्ञान शंकर बोला, यही बहाना वह भी कर सकती है। गायत्री बोली, खैर, वह ना आए ना सही, लेकिन माया को जरूर लाइएगा और वहां का समाचार लिखते रहिएगा। अवकाश मिलते ही चले आइएगा। गायत्री का अंतिम वाक्य ऐसा आकांक्षा सूचक था कि ज्ञान शंकर के हृदय में गुदगुदी सी पैदा हो गई। उन्हें यहाँ रहते 3 साल से ऊपर हो गए थे। कितनी ही बार बनारस आए, लेकिन गायत्री ने कभी लौटने के लिए ऐसा भावपूर्ण आग्रह न किया था। दिल ने कहा, शायद मेरा जादू कुछ असर करने लगा। बोले, तब भी तो 2 सप्ताह से कम क्या लगेंगे? गायत्री चिंतित स्वर से बोली, 2 सप्ताह? ज्ञानशंकर को अपने विचार की पुष्टि हो गई। 9 बजे वह डाक गाड़ी से रवाना हुए और 5 बजते बजते बनारस पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।